एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 7th की सोशल साइंस का हम लोगों का जो ऑफिशियल एक मिड टर्म का सैंपल पेपर है। ऑल्दो ये मिड टर्म में से नहीं कहूंगे बिकॉज इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर नंबर 10 के 11 के अलग अलग चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रखे हैं, तो आप इसको मिड टर्म मत समझना बिकॉज इसमें पूरी ही बुक से क्वेश्चंस आ रखे हैं। एंड एक और चीज मैं यहाँ पर कहूंगी शायद से जो आपको शायद नहीं पता होगी, इस वाले जो आपका क्वेश्चन आंसर जो ये सैंपल पेपर है आप लोगों का प्रैक्टिस पेपर है बेसिकली, जो कि डीओई यानी कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का पेपर है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं एमसीक्यू काइंड ऑफ वाले जो कि आपकी ओल्ड बुक वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सोचोगे मैम ये वाले क्वेश्चंस क्यों दे रखे हैं, सॉरी ये क्यों दे रखा है, तो शायद से भाई इसका मोटिव क्या रहा है मैं भी नहीं समझ पाई हूँ बिकॉज जब मैंने ये चीज देखी तो मेरे को भी वो लगा कि यार पुराने बुक क्यों डाल रखे हैं क्वेश्चन। बट ठीक है, बिकॉज ये प्रैक्टिस पेपर है तो यहाँ से आप लोगों को पैटर्न समझ में आएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोगों को ये जरूर करना चाहिए बिफोर योर एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का सैंपल पेपर इस तरीके से यहाँ पर ये है। एंड ऑल्सो आपको पता है इस तरीके से मैंने आप लोगों के एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ यहाँ पर प्रिपेयर कर रखा है, सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। ठीक है जी, तो आपका हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज एक बार आई होप आप लोगों को सारे चैप्टर्स आने चाहिए। अगर आप लोगों को चैप्टर्स नहीं आते हैं तो फिर थोड़ी वहां पे दिक्कत हो जाएगी। हालांकि हाँ, आप वीडियो को रेफर कर सकते हो, आप समझ सकते हो चीजों को, यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज वो भी बहुत जरूरी आपका हो जाता है। दैट वाज इट। तो चलो अब हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर ए वही नॉर्मल रहेगा बिकॉज एग्जाम का पेपर है, पैटर्न उस तरीके का होगा। यहाँ पर सेक्शन ए यहाँ पे आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला, जहाँ पे हम एमसीक्यूज को कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा इनमें से नेचुरल यानी कि जो नेचर के द्वारा बनाया हुआ इकोसिस्टम नहीं है। तो आप सोचो, माउंटेन है वो भी नेचर ने ही बनाया है, नेचर के द्वारा प्रोवाइड करा गया है। जो आपका रोड है, जो आपका सी है यानी कि जो पानी है सी है वो भी नेचर ने प्रोवाइड करा है। जो फॉरेस्ट है, जो पेड़ पौधे है वो भी नेचर ने प्रोवाइड करे हैं। तो लेकिन जो रोड है ना, ये रोड हमारा है जो कि मैन मेड है। रोड क्या है बच्चा, रोड है हमारा मैन मेड जो कि नेचुरल इकोसिस्टम तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, रोड। क्लियर हुई ये वाली बात। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, रूट, बिकॉज ये हमको नेचर ने नहीं दिया है। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है, बेसिकली जहां पर जो सब है आपके लिविंग बींग्स है, नॉन लिविंग बींग्स है, वो आपस में कनेक्शन कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ऑल्सो एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं डिपेंडेंस का। हमें पता है कि हम जो है पेड़ पौधों पर डिपेंड है, पेड़ पौधे हम पर डिपेंड है। हम भी डिपेंड किस चीज के लिए, CO2 के लिए, बिकॉज वो लोग CO2 इनहेल करते हैं, हम लोग CO2 एक्सहेल करते हैं। वो अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में O2 को एक्सहेल करते हैं, जिस O2 को हम लोग इनहेल करते हैं। सो हम आपस में जो प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं उससे हम लोग खाते हैं, उससे ही एनिमल्स खाते हैं। तो हम सब लोग आपस में बहुत इंटरडिपेंडेंट है। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं क्या, आपका इकोसिस्टम। इसमें से नेचुरल वाले माउंटेन भी है, सी भी है, फॉरेस्ट भी है, लेकिन रोड मैन मेड है। सेकेंड देखो हम बात करेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। आपको बताना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन आता है। नाउ इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपका ए। ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है बच्चा वो आपका 5 जून को आता है। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन से फिलअप करना है। बोलते हैं यहाँ पे द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ की जो सबसे अंदर की लेयर है, बिल्कुल ये वाली लेयर, इसके ऊपर एक लेयर ये है, इसके ऊपर एक लेयर ये है, जो बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है। उसके लिए जरा एक बार आप लोग यहाँ पे समझो इसको। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से विजिबल हो रही होगी कि यहाँ पर क्या है। देखो आपको ये दिख रहा है, इस तरीके से हमारा अर्थ होता है। अर्थ में बच्चा जो आपकी सबसे फर्स्ट लेयर होती है वो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं आपका क्रस्ट। क्या बोलते हैं उसे हम बच्चा, उसे हम बोलते हैं आपका क्रस्ट। इस क्रस्ट की लेयर के बाद जो सेकेंड लेयर आती है ये वाली होती है आपकी मेंटल की लेयर। कौन सी होती है बच्चा, मेंटल की लेयर। उसके ऊपर जो आपकी, उसके नीचे जो आपकी होती है वो होती है आउटर कोर यानी कि कोर का बाहरी पार्ट। जो कोर का बाहरी पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे ऊपर जिसपे हम लोग रहते हैं उस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। उस क्रस्ट से नीचे की लेयर को हम लोग बोलते हैं बच्चा आपका मेंटल। इस मेंटल से आप नीचे होगे तो पहले आपका आएगा ये आउटर कोर वाला पार्ट।
आउटर कोर यानी कि बाहर का कोर, और फिर लास्ट में हमारी सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर की लेयर होती है आउट इनर कोर। कौन सी होती है वो अब हमारी होती है इनर कोर। कौन सी? इनर कोर। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इनर मोस्ट लेयर का इनर कोर होगा। आउटर मोस्ट लेयर पूछेंगे तो वो कौन सी है हमारी? वो हमारी होगी बच्चा क्रस्ट। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, यहीं पे अगर आपसे पूछ ले जाए कि अर्थ की रेडियस क्या है, तो वो हमारी है 6378 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने मेंशन भी यहाँ पे है भी 6378 किलोमीटर, ये हमारी अर्थ की रेडियस है। यानी कि ये अगर हमारी अर्थ है तो यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है? 6378 किलोमीटर का। क्लियर हुई ये वाली बात? तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? 4। क्या होगा इसका आंसर? हमारे पास होगा यहाँ पर 4। ठीक है जी, ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है भैया। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ रॉक्स। आपसे रॉक्स के टाइप पूछे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है हमारे पास 3 प्रकार की रॉक्स होती है बच्चा। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की रॉक्स होती है। तो सबसे पहले हमारे पास होती है वो होती है आपकी इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक होती है, एक होती है सेडिमेंट्री रॉक, और फिर आती है लास्ट में हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये क्या होती है? देखो, जो आपकी इग्नियस रॉक होती है बेसिकली वो रॉक होती है, आपने देखा है जो वॉल्केनो होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो जो लावा उसमें से बाहर निकल के आता है ना, तो जब ये लावा यहाँ पे ठंडा हो जाता है, इस लावा के ठंडे होने से जो रॉक फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। ये बात क्लियर हुई? अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती हैं, उसके ऊपर मिट्टी आएगी, फिर अलग रॉक आएगी, फिर कुछ आएगा। इस तरह से क्या होता है, वो लेयर से फॉर्म होती रहती है, अलग अलग सैंड की, अलग अलग सॉइल के पार्टिकल्स की, अलग अलग स्टोन्स की, कुछ भी यहाँ पर होता है। तो ये जो लेयर से बहुत फाइन बेसिकली होते हैं, कई बार ये लेयर्स में होती है इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके बैडिंग वगैरह होती है, तो लेयर होता है। ये जो रॉक फॉर्म होती है हमारी डिप आपका बेसिकली डिपोजिशन से, अलग अलग चीजों के डिपोजिट होने से जो ये रॉक फॉर्म होती है, इसे हम बोलते हैं बच्चा आपकी सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सेडिमेंट्री रॉक। आपको यहाँ पर ये चीज दिख रही है, बहुत फाइन होती है, इस तरीके से जो पार्टिकल्स है वो आके डिपोजिट हुए हैं इसके ऊपर, और तब जो ये रॉक फॉर्म हुई है ये लावा के ठंडे होने से हुई है। ये हमारे अलग अलग सॉइल पार्टिकल्स, अलग अलग सैंड, अलग अलग स्टोन्स के पार्टिकल्स जब आके डिपोजिट हुए हैं, उससे हमारी फॉर्म हुई है सेडिमेंट्री रॉक। अब आपको ये चीज पता है कि जब भी रॉक पे अगर हम बहुत ज्यादा हीट डालेंगे, या अगर हम उस रॉक पे बहुत प्रेशर डालेंगे, तो वो जाहिर सी बात है आप प्रेशर से कुछ करोगे तो वो चीज टूट जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, यूजुअली प्रोसेस का पार्ट है, बिकॉज इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, कोई सी भी रॉक है, अगर हम उस पे इस तरीके से हीट या इस तरीके से प्रेशर, दोनों ही चीज डाल रहे हैं कि वो रॉक टूटे नहीं, बल्कि अपनी शेप चेंज कर ले, अपने आप को कुछ मॉडिफाई कर ले, कुछ भी कर ले, तो उस मॉडिफिकेशन से यहाँ पर जो हमारे पास रॉक बनती है वो बनती है बच्चा आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी होती है हमारी? मेटामॉर्फिक रॉक। आई होप आपको ये तीनों ही रॉक्स के प्रकार पता चल गए होंगे। इग्नियस वो जो लावा से फॉर्म होती है ठंडा होने से, सेडिमेंट्री जो अलग अलग सॉइल पार्टिकल्स, सैंड, स्टोन्स सबके डिपोजिट होने से फॉर्म होती है, एंड मेटामॉर्फिक जो कि जब इन रॉक्स को एक्सट्रीम हीट या प्रेशर दिया जाए इस तरीके से कि वो अपनी शेप चेंज कर ले, अपने आप को मॉडिफाई कर ले, तो हमारी फॉर्म होती है मेटामॉर्फिक रॉक। इसका आंसर क्या होगा? पूछ रहे कौन कौन सी इसमें रॉक के टाइप्स हैं? सेडिमेंट्री भी टाइप है, मेटामॉर्फिक भी टाइप है, और इग्नियस भी टाइप है। इसका आंसर क्या होगा? ऑल 1, 2 एंड 3। ये तीनों ही जो है यहाँ पर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। क्लियर हुई ये वाली बात? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव इनमें से कौन सी नहीं है? देखो, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए उसके लिए कि आखिर सिस्मिक वेव होती क्या है। देखो, जब भी अर्थक्वेक आता है, या जब भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, या कोई भी बम फूटा है, कुछ भी यहाँ पर हुआ है ना, उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज्यादा। जाहिर सी बात है, बहुत फट से होगी कोई चीज तो बहुत एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी जिन वेव्स की फॉर्म में आगे ट्रेवल करती है ना बेसिकली, उसको हम बोलते हैं आपका क्या? सिस्मिक वेव। क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एनर्जी यहाँ पर जहां पर बम फूटा है, जब उससे एनर्जी रिलीज होकर जाती है ना अर्थ की लेयर्स से, इस तरीके से, उससे हम बोलते हैं क्या? आपका सिस्मिक वेव्स। तो बेसिकली वो एनर्जी वेव्स होती है। अब देखो कौन से इसमें सिस्मिक वेव नहीं है। पी वेव होती है एक आपकी होती है एस वेव, और एक होती है आपकी एल वेव्स। ये तीनों ही पीएसएल आपकी सिस्मिक वेव्स के नाम होते हैं, तीनों वेव्स होती है। तो यहाँ पे डी जो है वाई वेव्स कुछ भी नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाई वेव्स, यानी कि जो डी वाला पार्ट है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ जी? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस
प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सन की जो बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं उससे हमें कौन सी जो आपकी गैस है वो बचाती है। देखो CO2 ऐसा कोई काम नहीं करती है, बल्कि CO2 आपको पता होगा वो एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैस है। नाउ व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, बेसिकली ये ऐसी गैसेस होती हैं, आपको पता है कि जो आपका सन है और ये आपका अर्थ है, ये सन जो है वो अर्थ पे अपनी हीट को रेडिएट करता है, हमें ये चीज पता है, तभी हमारे अर्थ में गर्मी होती है। लेकिन दिन में जब वो सन अपनी हीट को भेजता है ना उस अर्थ तक, रात को शाम के बाद जो अर्थ है ये इनको वापस भेजता है सन के पास। लेकिन ऐसी गैसेस होती है ग्रीन हाउस गैसेस, वो गैसेस होती है जब जो ये जाने वाली हीट है ना इसको अर्थ में ट्रैप करके रख ले, जाने वाली हीट जो है वो अर्थ में ट्रैप करके रख ले। क्योंकि आप सोचो अगर जो सारी हीट सन ने दी है अगर हम उस सारी को वापस कर दे तो अर्थ तो बहुत ठंडी हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं होता है, अर्थ थोड़ी बहुत गर्म रहती है। तो वो इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से रहती है जो कि इस जाने वाली हीट को थोड़ा बहुत अपने पास ट्रैप करके रख लेती है ताकि अर्थ जो है बहुत ज्यादा ठंडी ना हो जाए। सही बात। लेकिन फिर आप कहते हो कि मैम फिर क्यों कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बेकार गैस है, वो बढ़ रही है तो गलत बात है। इसलिए गलत बात है बेटा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो एनवायरमेंट में जो पहले हुआ करती थी एक टाइम पे 0.02% थी, फिर 0.03% हुई, और अब जो है CO2 बढ़कर आपकी कई आर्टिकल्स में आप देखते हो 0.04% हो चुकी है। तो आप कहोगे हम N2 कितनी है? आगे बताऊंगी हालांकि कि नाइट्रोजन कितनी है या ऑक्सीजन कितना है या CO2 कितनी है, उसको आगे डिस्कस करूंगी मैं, प्रॉपर एक क्वेश्चन है आप लोगों का इस चीज के लिए। लेकिन आप ये समझो जब वो CO2 बढ़ रही है, अब वो CO2 कैसे बढ़ रही है, बिकॉज आप पेड़ों को काटते जा रहे हो, ना आप पेड़ों को काटोगे और ना ही आपका CO2 बढ़ेगा। बिकॉज मैंने कहा था अभी कि जो पेड़ है वो CO2 को इनहेल करते हैं, मतलब गैस अंदर लेते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो लोग CO2 लेते हैं जिसको हम लोग बाहर फेंकते हैं, तो वो लोग ले नहीं पा रहे उसको क्योंकि आप काट दे रहे हो पेड़ों को। CO2 कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, जिससे जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है। बिकॉज बहुत ज्यादा हीट को हमारा जो ये गैसेस है हमारी ये ट्रैप करके रख लेती है, इसलिए बेकार गैस है। बाकी अगर बात करूं कि हाँ सन की कौन सी जो सन की रेज है उससे कौन बचाता है, तो वो हमको बचाती है ओजोन लेयर जो होती है हमारी, वो हमें सन की जो हार्मफुल UVA UVB रेज वगैरह होती है तो उससे जो है हमारी ये लेयर हमको जो गैस है बेसिकली ये बचाती है, जिसे हम बोलते हैं O3। और ये कहाँ पे होती है, आपने देखा है एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्राटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर वगैरह। तो इसमें जो स्ट्राटोस्फेयर जो सेकंड लेयर है, आगे इसको भी पढ़ेंगे, वो उसका जो है ये पार्ट उसके अंदर जो है ये पाई जाती है जो कि ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। देखो ये भी आपकी ओल्ड बुक का क्वेश्चन है। व्हेन डिड द सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट इन अमेरिका, कि जो अमेरिका में सिविल राइट्स का मूवमेंट था, जो लोगों के अधिकारों का मूवमेंट था, वो कब शुरू हुआ था। ये जो बेसिकली शुरुआत हुई थी इसकी 1950s के टाइम पे। इसका आंसर हम क्या मार्क करेंगे, इसलिए 1950 मार्क करेंगे। लेकिन जो एक्चुअल में हुआ था, जो प्रॉपर वो हो ही गया था, तो वो हमारा 1964 में हुआ था। वैसे सिविल राइट्स का एक्चुअल जो हो गया था कि इस टाइम पे एक सीन हुआ था बेसिकली, तो वो 1964 वहां पे हो जाएगा, लेकिन वैसे अभी 1950। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आएगा, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर। ये मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाते हुए कई बार बताया है कि जो गवर्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। गवर्नर क्या है आपको पता है, स्टेट का हेड होता है, स्टेट का हेड होता है। जिस तरीके से हमारे सेंटर का हेड वो कौन है, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, सेंटर के हेड। इस तरीके, एक सेकंड कैसे क्यों हो रहा है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे सेंटर के हेड जो प्रेसिडेंट होते हैं, इस तरीके से जो स्टेट का हेड होते हैं वो हमारे गवर्नर होते हैं। प्रेसिडेंट को कहां से अपॉइंट करते हैं, बेसिकली प्रेसिडेंट का अलग सा इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसको हमने पढ़ा हुआ है। ये जो आपके MPs है, ये जो MLA वगैरह है, वो सब मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, लेकिन गवर्नर को कोई इलेक्ट नहीं करता है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो कौन अपॉइंट करना है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो इसी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पार्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल जो सही यहाँ पे ऑप्शन सही बैठ रहा है वो बैठ रहा है ए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। 9th पार्ट देखेंगे हम, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये चीज जो है ये आपकी न्यू बुक का क्वेश्चन, सारी सी बात आपको पता है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स का जिक्र हमारा करा हुआ है न्यू वाली बुक में भी, पुराने में जरा बहुत था इस बारे में। कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, सारे सिटीजन को। बिल्कुल सही बात है जी।
अनटचेबिलिटी यानी कि जैसे हम बोलते हैं छुआछूत, उसको हटाया हुआ है, उसको अबॉलिश करा हुआ है अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गलत है, बिकॉज आर्टिकल 15 में तो जो हमारे पास ये अधिकार है कि हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं बेसिकली कि किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कैटेगरी, रिलीजन, वो जेंडर वगैरह, वो है आर्टिकल 15 में। अनटचेबिलिटी की जो छुआछूत की जो बात करी गई है वो हमारे आर्टिकल नंबर 17 में करी गई है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। कहते हैं पब्लिक प्लेसेस हैव बीन रिजर्व्ड ओनली फॉर अ फ्यू पीपल। ऐसा भी कुछ है कि पब्लिक प्लेसेस है लेकिन वो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, जो तो गलत है क्योंकि पब्लिक प्लेस तो सबके लिए होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली वन इज करेक्ट, यानी कि ए वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोस्टा रिका। नाउ मैंने यही कहा था कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोगों की प्रीवियस जो ओल्ड एनसीईआरटीज वाली बुक है उसका एक क्वेश्चन वैसे दे रखा था, बट चलो पढ़ लेते हैं। कहते हैं कोस्टा रिका, आपके ऑप्शन नंबर ए है, कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड द हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। बिल्कुल सही बात है। कोस्टा रिका आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये आपका अमेरिका वाला पार्ट है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका आपको पता है, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, और ये आपका नीचे जो है साउथ अमेरिका आपको दिख रहा है पिक्चर में यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका कनाडा है सबसे ऊपर, बीच में यूएसए है, बाद में मैक्सिको है, इसके बीच में इसके बाद में जो है साउथ अमेरिका है, इसके बीच में एक प्लेस आती है जिसे हम बोलते हैं, ये वाला जो आइलैंड बेसिकली है इसका नाम है कोस्टा रिका। इसकी यहाँ पर बात करी गई है कि ये जो है वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट। कहते हैं कोस्टा रिका स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स बजट ऑन द आर्मी। नहीं, जहां पर ये पैराग्राफ था वहां पे लाइन बहुत क्लियरली लिखी हुई थी, ये वाली लाइन कि जो कोस्टा रिका है उसने अपने पैसे बहुत कम कर दिए, ऑलमोस्ट खत्म कर दिए, आर्मी पे पैसा वो लोग खर्च नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कहते हैं देयर इज अ लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, ये भी बिल्कुल गलत है। हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे बहुत अच्छी खासी है, हेल्थ पे, एडुकेशन पे इन लोगों ने खर्चा बढ़ाया था और आर्मी पे खर्चा करना कम किया था। एडुकेशन इज नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल गलत वाली बात है, बिकॉज मैंने बोला हेल्थ पे और एडुकेशन पे इन लोगों ने बजट अपना बढ़ाया था और आर्मी पे होने वाला खर्चा जो है वो इन लोगों ने कम किया था। तो सही क्या हुआ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट यहाँ पर सही हुआ, कोस्टा रिका। यहाँ पर ये वाली बात कही गई कि हेल्दीएस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की। 11th पार्ट, दो स्टेटमेंट्स देखो यहाँ पे दे रखी है 1 and 2, आपको इन दोनों को पढ़ना है और सही आपको बताना है आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर कहती है ओनली पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हेल्थ की सर्विसेज हैं। ये बात सही है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हेल्थ है इंडिया में? नहीं, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स भी हमारे यहाँ पर है। कहते हैं ओनली प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, नहीं, वैसे भी जहां पर ये ओनली वर्ड आ जाता है ना तो आपको वैसे ही बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि ओनली वर्ड यहाँ पे लिखा है, तो ओनली तो वर्ड वैसे बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, तो वहां पे देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या एक्चुअल में एप्लीकेबल हो पा रहा है ये। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या सिर्फ पब्लिक है? नहीं। क्या सिर्फ प्राइवेट है? नहीं। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत। यहाँ पे होगा इसका बी, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इनकरेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या भैया, वो गलत है। ठीक है जी, ओके। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे हम अपना 12th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिलोंग टू खिलजी डायनेस्टी। ये तो आपको पता ही, आप लोगों ने पढ़ा है, खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी, बलबुद्दीन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। बाकी कोई जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, तुगलक है, बलबन है, अलग अलग उसके हुआ करते थे। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, हु प्रोपाउंडेड द पॉलिसी ऑफ सुल इक्वल पीस ऑफ ऑल। याद है जहां पे हमने अकबर के बारे में जिक्र किया था, वहां मैंने कहा था कि अकबर ने ये पॉलिसी लेकर आया था, अकबर सुल इक्वल यानी कि पीस फॉर ऑल, सबकी शांति हो, पीस ऑफ ऑल, सबको शांति मिलनी चाहिए, सबकी शांति हो, ये वाला जो पॉलिसी थी ये कौन लेके आया, अकबर लेकर आए थे। 14 पार्ट पे आएंगे। कहते हैं दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखी है, एजर्शन भी यहाँ पे, रीजन भी, आपको यहाँ पे सही ऑप्शन बताना है। कहते हैं जो रूलर्स यहाँ पर थे, गुर्जर, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास के और पालाज वगैरह के, ये आपस में लड़ रहे थे। बेसिकली गुर्जर और प्रतिहारा एक नाम है, राष्ट्रकूटास एक नाम है और पालाज एक नाम है। ठीक है, ये अलग कर रखा है यहाँ पे। तो ये थे, ये तीनों ही आपस में लड़ रहे थे कन्नौज के कंट्रोल के लिए। कन्नौज इज बेसिकली इन यूपी। देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इसके लिए यहाँ पे लगा रखी थी, बेसिकली आपको ये दिख रहा है एरिया। यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट आपका कन्नौज वाला पार्ट था, इसके लिए जो है ये सब लड़ रहे थे, गुर्जर प्रतिहारास भी, पालास भी और राष्ट्रकूटास भी। तीनों यहाँ पर आपको हाई होप दिख रही है, नाम दिख रहा है, यहाँ पर आपका था कहीं कन्नौज। कह रहे इसके लिए यहाँ पर ये सारे ही जो है वो आपस में लड़ रहे थे।
ये बैटल जो है इसका इतना ज्यादा हो गया था, बहुत लंबा हो गया था कि हिस्टोरियंस ने, जो ऐतिहासिक लोग थे, उन्होंने इस बैटल को ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या है, 3 पार्टी इन्वॉल्व है इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो यहाँ पे पालास भी थे, गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास, तीनों ही पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व थी इस स्ट्रगल, इस कॉन्फ्लिक्ट में, जहाँ पे उनका मोटिव था कन्नौज पे कंट्रोल करना, बिकॉज वो बहुत अच्छा एरिया था। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा भैया, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। और जो असर्शन है यहाँ पे हमने बोला है ना कि आपस में जो है ये लड़ रहे थे, इसका रीजन यहाँ पे बिल्कुल सही बता रखा है कि वो लोग चाहते थे, और यहाँ पे इसलिए हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को बोला है ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा ए, कि दोनों ही जो असर्शन और रीजन है वो करेक्ट है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अच्छा, लास्ट देखो पॉइंट यहाँ पे आएगा, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पे 2 है, आपको इनको पढ़ना है और सही ऑप्शन जो आपको वो चूज करना है। स्टेटमेंट 1 देखो यहाँ पे कहती है, जो मनुस्क्रिप्ट्स है वो सोर्स है हिस्ट्री का। आपने पढ़ा हुआ है कि जो मनुस्क्रिप्ट्स होती है वो इतिहास का सोर्स होती है, हमें उससे इतिहास के बारे में पता चलता है। और मनुस्क्रिप्ट होती क्या है, जो कि हम पाम लीफ वगैरह पे लिखते थे ना, उस पे आराम से बहुत पतले पतले उस पे, उसे हम बोलते थे मनुस्क्रिप्ट। अच्छा, फिर कहते हैं मनुस्क्रिप्ट्स आर केप्ट सेफ इन आर्काइव्स, कहते हैं आर्काइव्स में क्या हम मनुस्क्रिप्ट्स को बिल्कुल सेफ रखते हैं? बिल्कुल सही बात है, आर्काइव्स जगह ही ऐसी है जहां पे हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है बच्चा, आपके बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर करेक्ट। क्लियर हुई आपको ये वाली बात बेटा? आपको सब कुछ यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया कि एमसीक्यू हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं विद इन 20 मिनट्स ऑलमोस्ट, हमने यहाँ पर एक कवर अप कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट जो हम पार्ट पे आ रहे हैं वो आपका पार्ट है आपका सेक्शन नंबर बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आएगा, डिस्क्राइब द व्यू ऑफ हिस्टोरियंस रिगार्डिंग पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। क्या आपको इतिहास के पीरियड्स के बारे में कि कब कौन सा टाइम आया, क्या चीजें आई, उसको समझने के लिए, उसको समझते हुए बेसिकली आपको हिस्टोरियंस का व्यू बताना है कि जो इतिहास के लोग थे, जो ऐतिहासिक लोग थे, उनका इस इतिहास को डिवाइड करने का, कुछ पीरियड्स में बांटने का, कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ब्रिटिश है, या फिर वो एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, इस तरीके से बांटने का उनका क्या व्यू रहा था, आपको उसको बताना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है भाई, हिस्टोरियंस का ये मानना था कि जो अगर हम इतिहास को पीरियडाइज कर देंगे, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे पीरियड्स में इस तरीके से कि हमको ये पता चलना चाहिए कि आखिर उस समय पे कौन कौन से चेंजेस हुए, हमें सिर्फ और सिर्फ जो इतिहास रहा है ना हमारे इंडिया का, उसको किंग्स के अकॉर्डिंग या रिलीजन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हिंदू का पहले रहा, फिर यहाँ पे मुस्लिम्स आ गए, मुगल एम्पायर, फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए, हमें इस तरीके से अपने इतिहास को नहीं बांटना चाहिए, बिकॉज ये शायद से मिसलीडिंग है, ये उतना एक्यूरेट तरीका नहीं है। तो बेसिकली कहा गया कि हमें अपने इतिहास को इस तरीके से बांटना चाहिए जिसमें हमें ये दिखाओ कि पहले लोग क्या सोचते थे, लोगों का पहले कल्चर क्या था, उनकी पहले इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, फिर बाद में कंडीशंस कैसे हुई, उसके बाद कैसे हुई, आपको ये चीज इस तरीके से आपको अपने इतिहास को डिवाइड करना चाहिए, या आखिर लोगों की लाइफ किस तरीके से चेंज हुई है। तो ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव था, जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पे इसलिए यही मेंशन करा है कि इतिहास को ऐसे बांटने के बजाय कि पहले हिंदू आए, फिर मुस्लिम आए, फिर ब्रिटिश आए, नहीं, बल्कि ऐसे बांटो कि लोग जो है पहले लोगों की कंडीशन कैसे थी, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था हमारा देश, कल्चर क्या था उसका, बाद में कैसा हुआ, हमें इस तरीके से अपने देश के इतिहास को बांटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे आएगा, डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ द मिड डे मील सिस्टम। आपको ये बता रखा है मैंने ऑलरेडी कि मिड डे मील स्कीम जो है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। आपको पता है मिड डे मील स्कीम का मतलब क्या था, बेसिकली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था जहां पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, स्पेशली यहाँ पर देखो फ्यूचर से मेंशन मैंने करा हुआ है कि जो यहाँ पर 1st to 8th क्लास के बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन भरा हुआ फ्री और हेल्दी खाना उनको मिलेगा, जिससे एक तो उनकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, और दूसरी बात क्या था कि स्कूल की अटेंडेंस बढ़ेगी। क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था कि जो पहले पेरेंट्स या तो स्कूल भेजते ही नहीं थे कि वहां पे खाना नहीं मिलेगा तो हमारा बच्चा बेचारा भूखा हो जाएगा कुछ भी, या उनको हाफ डे में ले आते थे वापस घर पे, ठीक है, वो चीज जो है, जो ड्रॉप आउट था स्कूल का, वो जो है कम हो जाएगा, स्कूल की जो अटेंडेंस है बच्चों की वो जो है बढ़ जाएगा, बच्चों का जो एडमिशन रेट है वो जो है बढ़ जाएगा, वो इसका एक यहाँ पर फीचर रहा था। एंड जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या था मिड डे मील स्कीम का, कि आपको जो आपका स्कूल टाइम है उसके बीच में आपको जो है खाने को मिलेगा, और ये जाहिर सी बात है कहाँ पे था, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये हुआ करता था कि पका हुआ बना हुआ आपको खाना मिलेगा जिसमें न्यूट्रिशन और वगैरह सब कुछ चीजें होंगी ताकि आप स्कूल्स को रेगुलरली अटेंड कर सको।
इसका ही बी पार्ट यहाँ पे, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वालिटी, कि आखिर हमारे इतिहास अपना जो हमारा संविधान है वो इक्वालिटी को कैसे इंश्योर करता है, कैसे बोलता है कि हाँ जी इक्वालिटी तो होगी ही होगी, क्या करता है वो ऐसा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि हम वो सारे ही लोगों को इक्वल अधिकार देता है। क्या देता है? सारे ही लोगों को इक्वल अधिकार जो है हमारा संविधान वो दे रहा है, वो देता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। ये मैटर ही नहीं करता कि भाई उन लोगों की कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका जेंडर क्या है, ये मैटर करता ही नहीं है, बल्कि हमारा जो संविधान है वो सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करके, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करके इक्वालिटी को इंश्योर करता है कि हाँ जी हमारे देश में सब इक्वल हैं। और साथ साथ जो कोई भी भेदभाव हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, या आपका प्लेस ऑफ बर्थ, या आपके पब्लिक प्लेसेस के बेसिस पे, किसी बेसिस पे उस डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, यानी कि रोकता है। समझ में आई ये वाली बात। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे आएगा, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब आपको ये बताना है कि हेल्थ सर्विसेज की जरूरत क्या है। देखो भाई हेल्थ सर्विस की बात करी, यहाँ पे प्राइवेट या पब्लिक की बात नहीं करी गई है, पहली बात। आप अगर हेल्थ सर्विस की नॉर्मली बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कहते हैं हेल्थ सर्विस जो है वो काफी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करती है लोगों को हेल्दी रहने में। किसमें? लोगों को हेल्दी रहने में। जाहिर सी बात है, अगर आप हेल्दी, बेसिकली अगर हेल्थ की सर्विसेज होंगी तभी तो जो है लोग डिजीज से, बीमारियों से बच पाएंगे। अगर कहीं बीमार पड़ भी गए तो वो ट्रीटमेंट लेकर वो लोग ठीक हो जाएंगे, तो वो लोग हेल्दी रह सकेंगे। और लोगों के हेल्दी रहने के लिए हेल्थ केयर की सर्विसेज होना बहुत जरूरी है। नो मैटर, वो तो बात की बात है कि प्राइवेट है या पब्लिक है, तो कौन अफोर्ड कर पा रहा है, कौन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, लेकिन होनी जरूर चाहिए। और जाहिर सी बात है पब्लिक तो होनी ही चाहिए। कहते हैं जो अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है उससे जाहिर सी बात है हम सबको अच्छा मेडिकल केयर मिलता है, जैसे जिससे हम लोग जो है हमारी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है वो आराम से रह पाती है बिना डेथ वगैरह हुए। इसका देखो बी पार्ट यहाँ पे आएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब देखो यहाँ पे दोनों ही के बीच में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस होती है वो कैसी होती है और जो प्राइवेट हेल्थ केयर होती है वो कैसी होती है। अगर आप पब्लिक में जाओगे, जो गवर्नमेंट वाली होती है, जाहिर सी बात है उसमें जो हेल्थ केयर सर्विस है वो गवर्नमेंट चला रही है, उसको तो वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जो प्राइवेट वाली है, इसमें जो कुछ प्राइवेट के इंडिविजुअल्स हैं, एक बंदा है, दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं या 10 बंदे हैं, कुछ भी यहाँ पे कंपनीज है बेसिकली आपकी, तो वो यहाँ पर हो गया, तो प्राइवेट यहाँ पे वो चला रही है। ऑल्सो यहाँ पे कहते हैं ट्रीटमेंट जो है वो फ्री, या तो फ्री होगा गवर्नमेंट में या फिर बहुत कम कॉस्ट पे होता है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, बहुत महंगा जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, कहते हैं पब्लिक में क्या होता है कि वो उसका मेन एम होता है, उसका मेन पर्पस होता है कि वो सबको ही हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, पुअर को भी, गरीब इंसान भी ठीक हो सके, तो वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाता है। लेकिन बात करूं प्राइवेट की, तो क्योंकि प्राइवेट जो है उसका ट्रीटमेंट जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उससे कुछ ही लोग यहाँ पर अफोर्ड कर पाते हैं। बिकॉज बहुत हालांकि अच्छी फैसिलिटीज हमें आप प्राइवेट में मिल जाती है, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं, बिकॉज सबके सब वो चीज नहीं कर सकते हैं। आपको ये वाली चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलो अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे आपको हम लोग, आपका एनालाइज द बार्टर सिस्टम। अब आपको पता है बार्टर, आपने पढ़ा हुआ है कि आखिर बार्टर सिस्टम क्या होता है, अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं ना कुछ कल से, ठीक है। कहते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है, बेसिकली एक ओल्ड मेथड है आपका ट्रेड करने का, आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहां पे हम गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, सामान के बदले सामान लेते हैं विदाउट द यूज ऑफ मनी, विदाउट यूजिंग मनी हम यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं गुड्स को गुड्स से। इसका हम यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे बाय एंड सेल करते हैं, जहां पे जो लोग बाग हैं वो गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, तेरे से लेके उनको दे देंगे, तुमसे लेके उनको दूंगी, मेरे से लेके उनको, तो मतलब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमारा ट्रेड चलता है। और आपको पता है कि इसमें हमें काफी दिक्कत होती है एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जिसको आपसे वही सामान चाहिए जो कि आपके पास है, और आपको जो सामान चाहिए वो उसके पास हो, तो काफी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमें पता है बाद में मनी यहाँ पर आ गया, तो हमने मनी का पूरा जो फॉर्मेशन रहा है या जो इवोल्यूशन रहा है हमने वो चीज यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट कर लेंगे, आप वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो हम आएंगे पार्ट नंबर सी पे, आपके सेक्शन नंबर सी पे, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप है, 3 नंबर के यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जैसे ऊपर 2 नंबर के 6 क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से 6 थे ना, 4 क्वेश्चन, मतलब बेसिकली हमने 6 करे बिकॉज हमने ये भी एक्स्ट्रा जो और में था वो भी करा हुआ है ना। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आएगा, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ रिवर्स। अब ये तो आपको जाहिर सी बात है पता ही है कि रिवर्स के, नदी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम जो है नदी करती है। तो पानी प्रोवाइड करती है, चाहे वो पीने के लिए ले लो, चाहे फार्मिंग के लिए ले लो, चाहे किसी भी काम के लिए ले लो।
फार्मिंग में हेल्प करती है, इरिगेशन के पर्पज से आप पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में यहाँ पर हेल्प करती है कि जो सी रूट के थ्रू हम यहाँ पे रास्ता ट्रैवल करके बहुत दूर तक अपना सामान भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक इसका फंक्शन होता है नदी का। अच्छा, एक इसका यहाँ पर पार्ट था 3 फंक्शंस ऑफ ग्लेशियर्स के। आखिर ग्लेशियर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर कहा गया है सोर्स ऑफ रिवर्स, कि जहाँ पे ग्लेशियर है ना बेसिकली, अब जब वो ग्लेशियर जब मेल्ट होगा तो नदी का वो सोर्स बनेगा, नदी के पानी का वो सोर्स बनेगा, तो ये भी यहाँ पर होता है। स्टोर फ्रेश वाटर, तो हमने बोल रखा है कि हमारा बहुत सारा जो पानी होता है बेसिकली, जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक पानी है 2.5% जो बचा हुआ है, उसमें से बहुत सारा जो पानी होता है वो इस फ्रेश वाटर के रूप में बेसिकली ग्लेशियर्स वगैरह में ही जमा हुआ होता है। लैंड को शेप देना, जाहिर सी बात है ग्लेशियर जो है जब वो रॉक्स को इरोड कर देंगे, खराब कर देंगे, उस टाइम पे यहाँ पे लैंड फॉर्म्स एक वैली काइंड ऑफ वो बन जाती है, ग्लेशियल वैली वगैरह, मराइल वैली, इस तरीके से वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आ रहा है, इफ यू वर बोर्न ऑन समोआ आइलैंड इन 1920s व्हाट काइंड ऑफ रोल्स वुड यू हैव बीन एक्सपेक्टेड टू डू। कहते हैं अगर आपका जन्म समोआ आइलैंड में हुआ होता तो आप वहां पे क्या क्या करते, बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय 1920s में, उसकी यहाँ पर बात करी गई है। कहते हैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स को यहाँ पर उस आइलैंड में ये वाली चीज थी कि गर्ल्स को, ये भी देखो आपके प्रीवियस बुक का, ये आपकी इस वाली बुक का नहीं है तो आप लोगों को नहीं पता होगा, ये गर्ल्स का से जो है ये एक्सपेक्ट करते थे कि गर्ल्स जो है वो घर का काम करें, जैसे ये सारे काम हो गए यहाँ पे, और आराम से जो है खाना वगैरह बनाए, और बड़े अगर बहुत बड़े ज्यादा लोग भी आ रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पे गर्ल्स ही जो है काम सब कुछ काम करें, बच्चे हो गए तो बच्चों को भी संभाले। बॉयज से यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करते थे कि अपना जो है मेन जो काम है वो बाहर बिताओ, मेन जो आपका टाइम है वो बाहर बिताओ, अलग अलग एक्टिविटीज सीखने में, और साथ साथ यहाँ पे जो है पैसा कमाने में भी आपका मेन काम होना चाहिए। हालांकि दोनों ही गर्ल्स और बॉयज को ट्रेन करते थे कि वो कम्युनिटी में आराम से कैसे रह सकते हैं, जहां पर वो सबकी रिस्पेक्ट भी करें, तो वो जो काम है वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए उनको बहुत ट्रेनिंग वगैरह काइंड ऑफ भी दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहे हैं एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वर्क, कि घर के काम का आप जो जिसकी इम्पोर्टेंस है आपको वो बतानी है। यहाँ पे कहते हैं डोमेस्टिक वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, घर का काम करना जाहिर सी बात है बहुत जरूरी है, तो इससे अपनी फैमिली को बहुत आराम से चला सकते हैं। घर के काम करना, सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े लत्ते, कुछ भी यहाँ पर हो सकते हैं सारे काम, जिससे घर भी जो है साफ रहेगा, अपने बच्चों का आप ध्यान रख सकते हो, आपको घर पे सही टाइम पे आप जो है खाना दे सकते हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये वाली चीजें हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, देखो नेक्स्ट पे आएंगे आपका सेक्शन नंबर डी पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में डी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स के बारे में हमें यहाँ पर जिक्र करना है, हमें यहाँ बताना है। देखो मैंने पहले बता रखा है, आप इसको याद रख सकते हो, TSMT। मेरी ना आंखें पता नहीं क्यों बंद होने को हो रही है बिल्कुल। तो सही पानी पी के भी कुछ नहीं होगा, हल्का सा वो लो हो जाता है कई बार। चलो TSM, अगर आपको ऐसे कैमरे में दिख रहा हो ना क्लियरली, मेरी आंखें आईज अजीब अजीब सी हो रही हो, तो थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज कर लेना आंखों पे, मेरे मतलब देखना ही मत बेसिकली मेरी आईज की तरफ, मेरे को ना बहुत उस टाइम वो हो रहा है, बट मैं अभी स्टॉप नहीं कर सकती वीडियो, अदरवाइज फिर लेट हो जाएगा मेरे को, एंड फिर बच्चे पढ़ाने भी है अभी। चलो TSMTE इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मेरे घर के पास स्कूल है DSM, इसमें मैं पहले पढ़ी हूँ, तब से मैं ऐसे याद रखती हूँ कि जैसे DSM था ऐसे यहाँ पे TSM है, और TSMTE एक 2 लेयर और ऐड हो गई है। देखो तो सबसे फर्स्ट लेयर आपकी आती है, वो आती है बच्चा ट्रोपोस्फेयर। कौन सी लेयर होती है, वो होती है ट्रोपोस्फेयर, ये बिल्कुल लोएस्ट लेयर होती है, और इस वाले लेयर में हम लोग भी रहते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और जो मोस्टली हवा होती है इसी लेयर में होती है। वो कहाँ होती है, वो इसी लेयर में होती है। आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो माउंटेन्स वगैरह भी सब जो है इसी लेयर के अंदर आ जाते हैं, ये आपकी होती है क्या, ट्रोपोस्फेयर। देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फ्लाइट्स वगैरह जो है वो इसी लेयर में है, आपका जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं वो इसी लेयर में है, तो बहुत सी चीजें हैं जो कि इसी लेयर में होती है। जो आपके वेदर चेंजेस होगा, रेन होगा, स्टॉर्म्स होगा, बिकॉज वो क्लाउड्स भी इसी लेयर में, जिस लेयर में क्लाउड्स होंगे उसी लेयर में तो बारिश होगी ना, इसी लेयर में जो है सब चीजें यहाँ पर होती है, इससे ऊपर जो ये चीज फॉर्म नहीं होती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपकी आएगी ट्रोपोस्फेयर, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसके अंदर मैंने कहा था कि ओजोन लेयर होती है, जो कि हमें सन की यूवी रेज जो होती है, UVA UVB रेज, उनसे जो है वो बचाती है। फिर TSM, एम यानी कि मीजोस्फेयर, ये मिडल लेयर होती है, बहुत ठंडी होती है। ऑल्सो आपने देखा यहाँ पे जब ऊपर से, जब यहाँ से मेटियोर आता है ना, यहाँ से मेटियोर आ रहा है, वो पत्थर का टुकड़ा आ रहा है, तो वो इस लेयर में आकर
बिकॉज ये बहुत ठंडी होती है और ऐसे जाते हुए फ्रैक्शन लगता है। जब आप सोचो ऐसा ऐसे करके कोई चीज आ रही है और यहाँ से हवा चल रही है यूं, इसमें फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन से जो क्या होगा, ये जल जाती है। और इसलिए और यही हमको दिखता है टूटता हुआ तारा, विच इज कॉल्ड अ मीटियोरॉइड। जो मीटियोर के रूप में नीचे आती है तो यहाँ आकर जो है ये जल जाती है, एंड जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जब वो आगे की तरफ जाते हैं हमारे, अच्छा क्या होता है आपको आपको डिफरेंस पता है? एक आपके होते हैं बच्चा एस्टेरॉइड, एक आपके होते हैं मिटियोर, एक होते हैं मेटियोरॉइड। इस तरह से यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं। एस्टेरॉइड बेसिकली क्या होती है, हमने देखा है कि जहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसके बाद जो एक लेयर होती है यहाँ पे बेल्ट होती है जिसे हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। उसमें यहाँ पे एस्टेरॉइड्स यानी कि बड़े बड़े स्टोन्स यहाँ पत्थर वगैरह होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है मिटियोर या मिटियोरॉइड, तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं जब ये ऊपर से जब एक एस्टेरॉइड जो है टूट जाता है और वो ऊपर से इस तरीके से आता है ना, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है तो बनता है वो मिटियोरॉइड। और जब वो नीचे आके टूट जाता है, मिटियोर जब हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं, जब वो गिर गया तो उसे हम बोलते हैं आपका मिटियोरॉइड। अच्छा, फिर TSM था यानी कि थर्मोस्फेयर था, जो लेयर बहुत गर्म होती है अब क्योंकि एब्जॉर्ब करती है ये बहुत सोलर रेडिएशन को, जाहिर सी बात है ये बहुत ऊपर है तो सन की बहुत सी जो रेज होती है वो इस तक आके पड़ती है तो काफी इसको काफी एब्जॉर्ब करती है ये, तो इसलिए काफी गर्म होती है ये। और सैटेलाइट जो है वो इसी वाली लेयर के अंदर जो है ऑर्बिट करती है अर्थ को। आपने देखा है ना, हम बोलते हैं कई बार कि अर्थ को लेयर्स ऑर्बिट कर रही है, तो वो इसी लेयर में कर रही होती है। अब यहाँ पे देखो एक्सोस्फेयर है, तो कहते हैं बहुत आउटर मोस्ट बिल्कुल ऊपर की लेयर आती है। एक्सोस्फेयर बहुत थिन होती है और बाद में जो है हल्की हल्की स्पेस के साथ भी मर्ज हो जाती है और बहुत लाइट गैसेस जो है हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसेस इसमें जो है पाई जाती है। समझ में आया? एंड दिस वाज अबाउट कि आखिर आपका डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो है वो एटमॉस्फेयर की कौन सी होती है। TSMTE, टी यानी कि ट्रोपोस्फेयर जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। मेजर एयर जो वो यहीं पर आती है। जो आपके फिनोमिना होते हैं, क्लाउड्स वगैरह, रेनफॉल वगैरह सब कुछ, फ्लाइट्स वगैरह, वो सब जो इसी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट देखो आपका बी पार्ट, यहाँ पे कॉम्पोजिशन पूछ रखा है आपसे एटमॉस्फेयर का कि आखिर एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग गैसेज हैं उसमें से कौन कौन सी गैसेज होती हैं और किस किस प्रकार की होती हैं, क्या क्या एटमॉस्फेयर में होता है बेसिकली, वो आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, देखो क्या क्या होता है। सबसे बड़ी गैस, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस वहां पर पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो होती है बच्चा आपकी नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? वो आपकी होती है नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है। लार्जेस्ट पार्ट जो एटमॉस्फेयर का होता है और ये प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू बेसिकली ये प्रोसेस होता है, जो कि आप लोगों के सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, SST में तो नहीं है, बेसिकली साइंस का मुझे पता नहीं फिलहाल। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी O2 यानी कि ऑक्सीजन, जो कि हम लोगों को पता है हमारे सबके लिए बहुत सांस लेने के लिए बहुत जरूरी होती है। उसके बाद देखो अलग यहाँ पे आपको देखो इसके बाद गैसेस यहाँ पे दिख रही है 1% की, बिकॉज देखो 78 और 22 अगर होता तब जो है हमारा ये बन पाता कितना 100%, लेकिन 21 है यानी कि 1% जो है बचा हुआ है अभी। इसी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसी 1% में आर्गन भी है, वाटर वेपर भी है और अदर छोटी मोटी और गैसेस भी पाई जाती है। तो वही देखो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है CO2 है इसके अंदर, जो कि प्लांट्स के लिए काफी यूजफुल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जब ये लोग खाना बनाते हैं और जिसमें ये लोग O2 को फेंकते हैं बाहर CO2 का इस्तेमाल करके। पहले वाटर वेपर यहाँ पे होती हैं, जो पानी की वेपर्स होती है बेसिकली मॉइस्चर रूप में, जो कि क्लाउड्स को फॉर्म करने में काफी हेल्प करती हैं। और डस्ट या स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं जिसके आसपास ये ड्रॉपलेट्स, बेसिकली वो अलग प्रोसेस साइंस की बात है थोड़ी सी वो, कि यहाँ पर किस तरीके से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं के आसपास, आपको पता है ना एटमॉस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल्स तो होते हैं, होता है जब इन्हीं डस्ट के पार्टिकल्स के आसपास पता है क्या होता है कि जो ये वाटर वेपर होते हैं ना इन्हीं के आसपास जगह बनाती है, तो इसे हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिक वर्ल्ड होता है बेसिकली, इसके आसपास बनाएंगी और बाद में जो है यही ड्रॉपलेट्स की वाटर वेपर जो है ठंडी होकर ड्रॉप्स का रूप लेंगी और यही ड्रॉप्स जो है बाद में क्लाउड्स का रूप लेते हैं और यही क्लाउड जो है बाद में रेनफॉल कराते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो प्रोसेस वो फॉलो होता है। नेक्स्ट देखो बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 था, रिव्यू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का किस तरीके से लैंड का पैसे कमाने का सिस्टम था, जरा उसकी जरा हम बात कर लेते हैं। कहते हैं इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह यानी कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस वगैरह लैंड के रेवेन्यू यानी कि पैसे के कलेक्शन के सिस्टम में यहाँ पर बहुत से अलग अलग मेजर जो है इंट्रोड्यूस करे थे, जिससे जो स्टेट की वेल्थ है वो जो है बढ़ सके।
अब क्या क्या था उसके अंदर, पहली बात यहाँ पे थी मेजरमेंट ऑफ लैंड। इसने क्या किया था, प्रॉपर सर्वे करवाया था और एग्रीकल्चर लैंड को नपवाया था किसके पास कितना लैंड है। और उसके बाद उसको ये पता था कि उस वाले फार्मर के पास ये वाला इतना लैंड है और उस लैंड से मुझे इतनी इनकम मुझे आ सकती है, ये बात कही थी। फिर क्या कहा उसने, टैक्स का रेट को फिक्स कर दिया। उसने कहा कि जो भी तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 50% तुम्हें मेरे को देना ही देना है। जो 50% इज सच अ ह्यूज अमाउंट, जो कि उसने उस टाइम पे डिटरमाइन किया था कि मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए। अब बहुत बड़ी अमाउंट है ना ये तो, आप एक तरीके से आधा पार्ट मतलब उसका ले ही रहे हो इंसान का। अब आधे में अपनी फैमिली कहाँ से चलाएगा वो इंसान। और सोचो कभी अगर कोई दिक्कत हुई तो आपने फिक्स कर दिया रेट कि आपको इतना देना ही देना है। मान लो फॉर सपोज एक टाइम पे था कि फार्मर ने 100 किलो अनाज उगाया, अब उसने 50 किलो उसको दे दिया, लेकिन रिमेनिंग जो 50 किलो बचा वो उसकी फैमिली के लिए इनफ था और थोड़ा बहुत सेल वगैरह करने के लिए, तो वो ठीक था। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो गया कि कभी इतने खेती ही नहीं हुई, कभी या तो बहुत बारिश आ गई, बहुत बाढ़ हो गई है, सूखा पड़ गया, तो उस बार खेती हुई है 20 किलो की, अब इसका भी 10 किलो आपको दे देगा तो अपनी फैमिली को क्या ही खिलाएगा वो 10 किलो बचे हुए में से। तो कोई भी यहाँ पे नहीं बचता था। अच्छा प्लस यहाँ पे क्या कह रहा था, जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसने लैंडलॉर्ड्स वगैरह की या जो मिडलमैन था, जो बीच के लोग होते हैं ना, उन सब की पावर को कम करने की यहाँ पर बहुत कोशिश करी थी। और बहुत काम जो है मेजर्स वगैरह उसने करे भी थे ऐसे, जिससे वो उन लोगों के पास पैसा कम से कम जाए, वो डायरेक्टली टैक्स को कलेक्शन को कर सके, ताकि बहुत ज्यादा अच्छा पैसा उसके पास आ सके। स्ट्रिक्ट काफी ऑफिशियल्स थे कि बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर्स वगैरह थे, जो कि बिल्कुल सही तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम को सुपरवाइज करते थे, नजर रखते थे, बिना किसी चीटिंग करे, बिना कोई करप्शन वगैरह करे। स्टेट का कंट्रोल यहाँ पर जो प्राइजेस पे वो हुआ करता था। लैंड रेवेन्यू के रिफॉर्म्स के अलावा भी जो हमारा बेसिकली वो थी अलाउद्दीन खिलजी था, उन्होंने जो है प्राइसेस को बहुत कंट्रोल किया था, जो कि अलग अलग गुड्स पे हुआ करते थे, जिससे वो अच्छी आर्मी वगैरह जो है वो मेंटेन कर सके। जाहिर सी बात है अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा तो उसके बाद आप जो आर्मी मेंटेन करोगे, बिकॉज आपको एट द एंड अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को भी सेफ रखना है बाकी अदर लोगों से। ठीक है जी, तो उसमें भी आप वो वहां पर करोगे ताकि आप अच्छा खासा कम, बिकॉज आप कमा रहे हो बहुत अच्छा खासा, उससे आप आर्मी मेंटेन करोगे ही करोगे। क्लियर हुई ये वाली बात आप लोगों को। आप देखो नेक्स्ट में आएंगे, हाँ काम केस बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। तो यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ है कि आपका एमएलए के ऊपर है कि हर एक स्टेट का जो इंडिया में है, एक हर एक स्टेट की आपको पता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। देखो ये जो पैराग्राफ है ना, ये आपका प्रीवियस बुक के पैराग्राफ है। ठीक है, कि हर एक स्टेट की आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो कि स्टेट लेवल पे काम कर रही होती है। जब भी स्टेट के इलेक्शंस होते हैं तो हर एक स्टेट को हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग होते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो कि उनकी तरफ से उनकी एरिया का, यानी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए बनेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा। अब देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, नेम द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए लॉ कौन बनाता है, तो कौन होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने पहले ही बोला, ये रहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि स्टेट के लिए लॉज बनाती है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, तो मैंने पहले ही कहा था इलेक्शंस होते हैं, और जो 18 प्लस लोग होते हैं, जिनकी एज 18 प्लस है, वो लोग जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग होते हैं, जो 18 प्लस की एज होती है, जिनकी 18 या 18 प्लस, तो वो जो लोग होते हैं वो एमएलए को इलेक्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाई इज द स्टेट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज। कि हम उस बड़ी सी स्टेट को छोटे छोटे से एरियाज में क्यों डिवाइड करते हैं, बिकॉज हमको पता है कि बहुत बड़ी स्टेट में से एक को निकालने से बेटर है उस स्टेट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, और हर एक एरिया से वहां के लोगों की बात सुनकर, उनके वोटिंग डलवाकर उनसे एक पर्सन को यहाँ पे इलेक्ट करा जाए, ताकि सबके पास, हर एक रीजन को, हर एक पर्सन को एक फेयर तरीके से, बहुत सही तरीके से और इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट को फॉर्म करने में वो दिया जाना चाहिए। हर एक पर्सन की आवाज होनी चाहिए, हर एक पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह की सुनवाई करवाए। ठीक है जी, इसके लिए हम यहाँ पर ये चीज करते हैं। अब आपको ये वाली यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, ये आपके जो है आपका बेसिकली कुछ ट्रेड इवेंट्स वगैरह की बात यहाँ पे करी हुई है, प्रेशर बेल्ट वगैरह की। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है एक्सटेंट ऑफ हॉर्स लैटिट्यूड। बेसिकली हॉर्स लैटिट्यूड वो लैटिट्यूड होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ तक। ये जो आपका होता है ना, ये वाला पार्ट, जिसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है हॉर्स
लैटिट्यूड्स, और यहाँ पे भी 30 to 35 साउथ वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं आपका हॉर्स लैटिट्यूड्स वाला पार्ट। अब यहाँ पे मेंशन आराम से कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन कि हॉर्स लैटिट्यूड जो है वो 30-35 नॉर्थ और साउथ में होते हैं इक्वेटर के। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं भैया? ट्रेड विंड्स बेसिकली ऐसे विंड्स होते हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ पे जो है फ्लो करती हैं। आपको यहाँ पर दिख रही है ये, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये देखो ईस्ट से वेस्ट, ये आपका ईस्ट होता है पता है, ये हमारा वेस्ट है। ईस्ट से वेस्ट यहाँ पे देखो इस तरीके से फ्लो कर रही है। यहाँ पे दिख रहा है ना नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, यहाँ पे दिखा है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, तो जो ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ जा रही है इस तरीके से यहाँ पर इसे हम बोलते हैं आपका क्या भैया? ट्रेड विंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा हुआ था, व्हाई इक्वेटोरियल रीजन हैव लो प्रेशर? इक्वेटोरियल रीजन कौन सा रीजन होता है? वो रीजन जो आपका इक्वेटर के आसपास का रीजन है उसे हम बोलते हैं क्या? आपका इक्वेटोरियल रीजन। ये देखो ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री का, इसकी आपका इसके आसपास का जो पूरा का पूरा एरिया है ये वाला, इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। तो हम क्यों बोलते हैं ब्लू वाले एरिया को? क्योंकि इक्वेटर के आसपास का रीजन है, यहाँ पे बहुत डायरेक्टली यहाँ पे सनलाइट मिलती है, बहुत गर्मी जो है यहाँ पर होती है, और बिकॉज यहाँ पे जो है गर्मी होती है तो गर्म जो है एयर होती है वो एक्सपैंड करती है, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर जाएगी तो क्या होगा? उससे यहाँ का जो एरिया है वो लो प्रेशर हो जाएगा। बिकॉज लो प्रेशर कब होता है? जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है। मैंने बोला हुआ है प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता, यानी कि उल्टा रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे मंगोल्स और गेंगिस खान के बीच में है। कहते हैं मंगोल जो कि गेंगिस खान का बेसिकली वो था, उसने वो नॉर्थ ईस्टर्न, ये भी देखो आपकी ओल्ड बुक का ही पैराग्राफ है, इसलिए मैं आपको बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाँ क्या चीजें हैं। नॉर्थ ईस्टर्न का जो पार्ट था ईरान का, पहले वो वहां से आया था बेसिकली, तो उसने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बहुत बार हमारे इंडिया में अटैक करा था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर किया था, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे किया था। तो बहुत कुछ यहाँ पे जो हुआ था जिसकी वजह से इन लोगों ने एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी जो है मेंटेन करी थी, और यहाँ पर बोला हुआ है। अब देखो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, हु वाज गेंगिस खान? तो मैंने बोला मंगोल्स का लीडर था भैया गेंगिस खान, जो कि सेंट्रल एशिया से आया हुआ एक ग्रुप था बेसिकली। तो यहाँ पे कह रहे हैं अंडर हुज रीन गेंगिस खान इन्वेडेड दिल्ली? किसके टाइम पे गेंगिस खान ने इन दिल्ली में आया था? वो तो मैंने कहा मंगोल ने अटैक करा है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे पहले, बाद में तुगलक के टाइम पे किया था। Why did सल्तनत रूलर्स हैव टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी? आखिर इनको इतनी बड़ी आर्मी इकट्ठे करने की जरूरत क्या पड़ी? तो बता चुकी हूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने आप को डिफेंड रखने के लिए अपनी दिल्ली को, और साथ साथ अपनी जो मतलब बेसिकली उनसे बचा सके, उनके अटैक से, उनके इन्वेजन से खुद को बचा सके, दिल्ली को बचा सके, इसके लिए उन लोगों ने इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पे दिखा रखा है आपको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। यहाँ पे पैराग्राफ एक, इंडिया में बहुत जो है, इंडिया में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमको पता है इस कंट्री में जो है बहुत ज्यादा अच्छी एक्सपीरियंस है, इसकी नॉलेज है, पब्लिक हेल्थ केयर का सिस्टम है, ये सिस्टम है हॉस्पिटल्स का, यहाँ पर हेल्थ सेंटर्स वगैरह है। ये भी आपका प्रीवियस बुक का, ये एक ओल्ड बुक का पैरा है, इसलिए मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मैंने जैसा आपको बताया अभी अभी। हमारी इट हैज द एबिलिटी कि बहुत बड़ी अगर पॉपुलेशन है बेसिकली उसकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी यहाँ पर है, उसका हम ध्यान वगैरह रख सकते हैं, मेडिकल साइंस वगैरह इतनी डेवलप एटसेट्रा यहाँ पर बातें करी गई है। तो आपसे पूछ रहे भैया आपको हेल्थ की फैसिलिटीज की जरूरत ही क्यों है? ये तो बहुत ही बेवकूफ वाला क्वेश्चन है। हमें पता है कि हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत हमें है डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, बीमारियों के लिए, इलनेस को ठीक करने के लिए, लोगों को हेल्दी रखने के लिए। कहते हैं हाउ एज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस हेल्प इन मेडिकल फैसिलिटीज? यहाँ पर जो यहाँ पर साइंस में डेवलपमेंट हुई है उससे हमारी इसमें क्या, साइंस में तो मेडिसिन में क्या हुआ है उससे? जाहिर सी बात है नई नई मेडिसिन आई है, अच्छी मशीन आई है, हम अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर हम आप जो है वो दे सकते हैं, जो कि हम पहले नहीं दे पाते थे। कहते हैं जरूरी क्यों है गवर्नमेंट के लिए पब्लिक हेल्थ केयर चलाना? जाहिर सी बात, ताकि जो लोग हैं उसको अफोर्ड कर सके, बिकॉज हर एक पर्सन जो है एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल के लिए, जो कि सब तक पहुंच भी सके और जो कि अफोर्डेबल हो, रीजनेबल प्राइस पे हो, इसके लिए पब्लिक हेल्थ केयर की बहुत जरूरत थी। क्लियर हुई आपको वाली बात? आप देखो सेक्शन नंबर एफ पे आते हैं, जो कि हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है, उसको जरा एक बार हम लोग क्लास पर देख लेते हैं। कहते हैं आपको ये सब चीजें आउटलाइन करनी है मैप में, कहाँ पे? दिल्ली वेस्ट तो आप लोगों को पता है, पर फिर भी दिखा देती हूँ। दिल्ली देखो आपका ये वाला जो पार्ट है आपका, ए मैंने मेंशन करा हुआ है, ये आपका पार्ट है आपका दिल्ली, दिख रहा है आपको? अच्छा, दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इंडिया। आगरा है, मथुरा है, प्रयागराज है, कन्नौज, वैसे ये सब कुछ जो है कहाँ पे, ये यूपी में ही आपका है, आपको ये सब दिख जाएंगे यहीं पर ही
आपको यहाँ पर दिख रही है ये आगरा, बी वाला पार्ट है यहाँ पर। इसके आगरा के साइड में, आगरा यहाँ पे उससे थोड़ा ही दूर 1.5-2 घंटे का रास्ता है, यहाँ पे आपका है मथुरा, आपको ये दिख रहा है, ये है मथुरा। उसके बाद ये वाला पार्ट जो आपका डी वाला पार्ट है, डी वाला क्या था आपका, डी यहाँ पे मेरे ख्याल प्रयागराज है। डी आपका जो यहाँ पर ये कौन सा है, ये आपका है बच्चा प्रयागराज, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है डॉट। ये जो आपका ये है कन्नौज, याद आ गया वो कन्नौज, जिसके ऊपर गुर्जरा प्रतिहारा और राष्ट्रकूटाज और पालाज ये तीनों ही लड़ रहे थे, और लड़कर इस स्ट्रगल को हमने कहा था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। फिर यहाँ पर लास्ट जो आपका वो है एफ है, वो राजस्थान है। राजस्थान तो आपको पता है बच्चा, ये पूरी की पूरी जो स्टेट है वो आपकी क्या है, राजस्थान। क्लियर हुआ जी। एंड बच्चा दैट वाज होल ऑफ योर बेसिकली सैंपल पेपर। ये जल्दी इसलिए हो गया है बिकॉज 8th क्लास का तो आधा घंटा और डिले हुआ था, मतलब 20 मिनट और एक्स्ट्रा लगे थे उसमें। लेकिन आप लोगों का जल्दी हो गया बिकॉज इसमें जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने एक ओवरव्यू दिया है आप लोगों को, बिकॉज वो आपने काफी क्वेश्चन यहाँ पे ओल्ड बुक्स के आ रखे। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने पेपर देख लिया, आपको वीडियो देख लिया, आप लोगों को पेपर समझ में आ गया, आपको पैटर्न समझ में आ गया, तो आप लोगों के लिए वही यहाँ पे इनफ हो जाएगा। आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लिंक मैंने दे रखा है। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, दिस इज माय हैंडल। या बहुत से बच्चे मेरे को क्वेश्चंस वगैरह मेरे से पूछते हैं, अगर मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो। बाकी थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो।